अध्याय नंबर 2 दोपहर का भोजन, जिसका कुछ भाग है वो हमने कल की कक्षा में अध्ययन कर लिया था। आज उससे आगे की बात करते हैं। आज आगे हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो दोपहर का भोजन जो कहानी है अमरकांत जी की, तो इन्होंने एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसमें जो विपन्नता है, जो अभाव की स्थिति है, जो गरीबी है, उसे किस तरह से एक घर की जो मुखिया है, जो घर की नारी है, एक घर की मुखिया है, किस तरह से उस गरीबी को छिपाने का प्रयास करती है और किस तरह प्रकार से वो अपने ही परिवार के बच्चों में, अपने पति के बीच में सामंजस्य स्थापित करके रखना चाहती है, किस तरह से उनमें कोई तनाव न हो, इसके लिए चाहे उसे झूठ का सहारा ही क्यों न लेना पड़े, लेकिन उस झूठ के सामने हजार सत्य है वो भी फीके हैं, वो पड़ जाते हैं। जैसा झूठ वो बोलते हैं अपने परिवार को जोड़कर रखने के लिए, जो झूठ का सहारा लेते हैं उस झूठ के सामने तो हजार सत्य है वो भी फीके हैं, वो पड़ जाते हैं। तो अपने कुछ बातें हैं इसे अध्याय की है वो करती थी कि जो सिद्धेश्वरी थी, छोटा लड़का था, एक टूटी हुई चारपाई पर है, टूटी हुई जो खटोला था उस पर है, वो सो रहा है। उसकी स्थिति को इस प्रकार से दर्शाया गया है कि उसकी स्थिति को देखकर पता चलता है कि घर में कितनी गरीबी है, कितनी विपन्नता है। तो उसका हड्डी पसलियां है वो दिख रही है, हाथ पैर ऐसे हो गए मानो सूखी हुई ककड़ी के समान, एकदम ऐसे सूखे से रुखे से, बिल्कुल कमजोर, पेट हंडिया की भांति निकला हुआ है, मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही है, एकदम नंग धड़ंग बच्चा है, वो सो रहा है, उसके पास कपड़े भी नहीं है। सिद्धेश्वरी जो है उसका अपने फटा सा मैला सा कुचले सा ब्लाउज उसके मुंह पे डालकर चली जाती है। बड़ा बेटा आता है, बड़का जैसे वो बड़का कहकर संबोधित करती है, खाने के लिए बैठता है, 2 रोटी खा के एक दाल की कटोरी पीकर ही वो अपने आप की भूख को है वो शांत करने का प्रयास करता है। माँ के द्वारा दोबारा पूछा जाता है तो कहता है कि नहीं, मेरा पेट तो पहले से ही कब का ही भर चुका है। अंतिम निवाला उसे इस प्रकार सहजता के साथ मुंह में लगता है कि मानो पान का बीड़ा चबा रहा हो। मंझला बेटा आता है, मंझला बेटा भी पढ़ने में अच्छा बता रहे हैं, अच्छा कहा कि वो इम्तिहान दे रहा है, प्राइवेट इम्तिहान दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, तैयारी कर रहा है, नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। वो आता है तो वो भी 2 रोटी में अपने आप को संतुष्ट कर, यानी परिवार के सभी सदस्य, ऐसा नहीं है कि उस गरीबी का जो वातावरण है उनके या जो विपन्नता है उसका आभास है वो किसी परिवार के सदस्य को हो नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को उस गरीबी का एहसास है और सभी 2-2 रोटी खाकर है वो अपनी भूख है उसे शांत करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। 2 से तीसरी रोटी नहीं लेते हैं कि पता नहीं तीसरी रोटी ले लेंगे तो जो अन्य सदस्य बचे हैं उनके लिए खाना बचेगा कि या नहीं बचेगा। तो ये सोचकर अपनी भूख को है वो कुछ 2 रोटियों से ही संतुष्ट करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के बारे में सोच भी रहे हैं, ऐसा भी दिखा रहा है। संयुक्त परिवार की जो भावनाएं होती हैं वो भी उस परिवार में है वो देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से मंझला बेटा भी आता है, उससे बातचीत करती है माँ, फिर उसके उनके पिता आते हैं। अब पिता आते हैं घर में तब क्या होता है, मुंशी जी आते हैं, उनके लिए 2 रोटियां और वही दाल की कटोरी कटोरा भरकर दाल और चने की तली तरकारी रखकर थाली में है वो सिद्धेश्वरी देती है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद, मुंशी जी उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद जी, जो पीढ़े पर पालकी मारकर बैठकर रोटी के एक गिलास को इस तरह से झुकला झुकला कर खा रहे होते हैं कि मानो कोई एक बूढ़ी गाय है वो जुगाली कर रही है, धीरे धीरे चबा चबा के खा रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं। उनकी उम्र लगभग कोई 45 वर्ष की है, लेकिन वो उम्र से अधिक दिखते हैं, लगभग 55 के बीच के हैं वो दिखते हैं। उम्र है वो कम है 45 वर्ष की, लेकिन उम्र से कहीं अधिक है वो उनके अवस्था है वो दिखाई दे रही है। वो किस कारण से कि देखिए घर में जब इंसान को अनेक प्रकार की चिंताओं ने घेर रखा हो, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके दरवाजे पर हर समय दस्तक देती हो और घर में एक विपन्नता का माहौल हो, तो व्यक्ति अपने आप ही उम्र से कहीं अधिक बड़ा है वो लगने लग जाता है। तो वही स्थिति एक मध्यम परिवार की एक यथार्थता को है वो प्रकट कर रहे हैं अमरकांत जी यहाँ। तो कहती है कि शरीर का चमड़ा था वो झूलने लगा था, उनका गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, गंदी धोती के ऊपर अपेक्षा कुछ साफ बनियान है वो तार तार होकर लटक रही है। देखिए इनकी जो स्थिति को दर्शा रहे हैं इनके पहनावे से ये, और इनके शरीर की जो बनावट जो रह गई है, जो आकार प्रकार उनका रह गया, उससे उनकी विपन्नता का साफ साफ पता चल रहा है। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुबकते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा, बड़े लड़के के बारे में पूछते हैं। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखी को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम कर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी भी
देवता समान है ना, तो इस तरह से जोड़ने का प्रयास करते हैं वहाँ। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ जाती है। समाधि पूछा है, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल लड़का है। पिताजी अपने बेटे के मुख से ऐसी बात सुनकर खुश होते हैं। कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसे ही कह रहा था, बड़ा पागल लड़का है ये। सिद्धेश्वरी पर जैसे नजर चढ़ गया था, माँ की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो इसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता कि प्रमोद को कुछ हो जाए। अब अपने बड़े बेटे की प्रशंसा करते हैं कि पागल नहीं है, बड़ा होशियार बच्चा है अपना, और ऐसे लगता है कि मानो ये तो उस जमाने का कोई महात्मा ही है, कोई महान आत्मा ही है ये। इस तरह से कह रही है कि जो वो छोटा मंझला बेटा था वो मोहन बता रहा था कि बड़े भैया के शहर में बहुत इज्जत है, पढ़े लिखे लोगों में उसका बहुत सम्मान होता है ना। और कह रही थी कि वो अपने छोटे भाइयों पर तो जैसे जान देता है, अपने छोटे भाइयों की बहुत परवाह करता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि प्रमोद को कुछ हो जाए। तो छोटा सबसे छोटा बेटा था प्रमोद, उसके लिए उसे कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लेके हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंस उठा। बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है, वैसे लड़कपन में भी बड़ा नटखट था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन यह बात भी है कि जो सबक में उसे याद करने को देता था उससे बड़ा रखता था। तो कहते कि मैं वहाँ वो तो बचपन से ही होशियार था, है ना, बचपन से, लेकिन उसमें थोड़ा सा लड़कपन ज्यादा था, चंचलता उसमें ज्यादा थी। दिमाग तो उसका है वो बचपन से ही बहुत तेज चलता था, और जब मैं उसे कोई सबक देता था उसे वह याद रखता था, उसे वह बहुत अच्छे से है वो याद रखता था। यह कि तीनों लड़के का से प्रमोद को कम समझती हो, यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े, और वो एक यहाँ थोड़ा सा मजाकिया की तरह बोलते हैं, मजाक करने के उद्देश्य से बोलते हैं, अच्छा तुम केवल बड़के को होशियार समझते हो, मेरे तो तीनों लड़के बड़े होशियार है, प्रमोद जो सबसे छोटा है उसको क्या कम समझते हो, वो भी बड़ा होशियार है, और हंस पड़ते हैं। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास में युद्ध कर रहे थे। कुछ करना ही होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांसने लगे। 1.5 रोटी खा के एक गसा लिया तो ग्लास लिया तो मुंह में अटक जाता है। उससे ऐसा मानो उस ग्लास से संघर्ष कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, और पानी पीते हैं बीच में, और पानी के साथ लटकने की उसे कोशिश करते हैं, और खांसी आ जाती है उन्हें, है ना। फिर चुप्पी छा गई। कुछ दूर से किसी आटे की चक्की की फूक आवाज सुनाई दे रही थी, और पास के नीम के पेड़ पर बैठा हुआ पंडित लगातार बोल रहा था। अब ऐसे माहौल में है, पास में कोई आटा चक्की चल रही है, उसकी आवाज आ रही है, पेड़ पर कोई एक पक्षी, विशेष पक्षी है, पंडुक एक पक्षी कोई कहते हैं, तो वो बैठा है बोल रहा है। सिद्धेश्वरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहते थे कि सभी चीजें सब ठीक से पूछ ले, सभी चीजें ठीक से जान ले, और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही। उनके दिल में न जाने कैसा भय समाया था। अब सिद्धेश्वरी थी, उसे पता नहीं क्या हो गया था। वो चाहते थे कि मैं पहले की तरह अपने पति से बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ। पहले की तरह दुनिया की 1000 चीजों के बारे में जान लेती थी, 1000 तरह के सवाल है वो मन कर लेती थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत है वो क्यों नहीं हो रही है। देखिए इस कहानी का अंत में पता चलेगा कि सिद्धेश्वरी है वो अपने बेटों से क्यों डर रही थी, अपने पति के सामने उसे कुछ कोई बात बोलने में हिचक है वो क्यों हो रही थी। ये सब आप कहानी के अंत में है वो समझ पाएंगे। तो इस तरह से तो कह रही कि मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं उनसे कैसे बात है वो करूँ, कैसे नहीं करूँ। फिर अब मुंशी की तरह चुपचाप दुखे हुए खा रहे थे, जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रहा था, और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। मुंशी जी थे वो भी चुप थे 2 दिनों से, है ना, और कुछ बोल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मौन व्रत कर रखा हो, शाम को कहीं जाकर तोड़ने वाले हो। सिद्धेश्वरी से जैसे नींद आ गया, बोले मालूम होता बारिश आए, बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, क्या बंद हो गई है। अब मुंशी जी ने उनकी बात है वो गोल मटोल कर दी, डाल दी उसे, और कहते हैं कि मतलब बहुत हो गई है, ऐसे कहकर बात को घुमा देते हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दानों पर दिलचस्पी से दृष्टिपात किया, जैसे उसमें बातचीत करने वाले हो। मुंशी जी ने उनकी बात सुनी सिद्धेश्वरी की, लेकिन चने की जो दाल रखी होती है उसकी तरफ देखते हैं मानो उससे कोई बातचीत करना चाहते हो। फिर सूचना दी, गंगाश्याम बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का MA पास है। और ये फिर कहता है कि गंगाश्याम बाबू की लड़की की शादी हो गई, लड़का है वो MA पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी के आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था, वे थाली में बचे कुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। सिद्धेश्वरी ने बड़े बेटे
गुड़ के लिए कहते हैं। सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी ने उसका उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, उसे पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गए थे, कहकर ठाका मारकर हंसने लगे। अब कह रहे हैं कि रोटी जो नमकीन चीजों से तो जैसे ऊब सी आने लगी है ना, तो अब थोड़ा सा गुड़ है तो उसको ही मुझे उसका ठंडा बना कर दे दो, मैं उसको पीऊंगा, थोड़ा जायका बदल जाएगा, मुंह का स्वाद बदल जाएगा। गुड़ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है ना, तन मन को दुरुस्त रखता है। मुंशी से निमटने के पचास सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौकी की जमीन पर बैठ गई। अब वही थाली ले लेती है अपने पति की, उसको चौकी पर बैठ जाती है। बटलोई की दाल को कटोरे में, बटलोई पात्र का नाम है बटलोई, तो दाल को कटोरी में उड़ेल दिया पर वह पूरा भरा नहीं। अंतिम खाना जीतने वाली थी वो, तो कुछ जो बचा कुचा था वही था, दाल की कटोरी भी पूरी नहीं भर पाती है। छिपुली भी एक पात्र है, उसमें थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी अपने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी सी भद्दी सी और जली उस रोटी को जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद को आकर्षित हो गया। ओसारे मतलब होता बरामदा, बरामदे में सोए हुए प्रमोद की तरफ ध्यान, एक रोटी बचती है, वो भी भद्दी सी मोटी सी जली हुई सी, उसे वो लेने ही जा रही थी खुद के खाने के लिए। तभी उसका ध्यान अपने छोटे बेटे प्रमोद की तरफ जाता है और उसका मन है वो बदल जाता है उसमें, और उसने लड़के को कुछ देर तक लेकर देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, आधी आधी करके। आधी रोटी अपनी थाली में रख ली, आधी है वो वापस रख दी और जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्लास मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो जैसे ही आधी रोटी को रखकर खाने लगती है, पहला ग्लास ही खाती है, उसकी आंखों से न जाने न चाहते हुए भी उसकी आंखों से अश्रु धाराएं वो बहने लगी थी, आंसू है वो टप टप बहने लगे थे। सारा घर से बंद बंद कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी लगी थी। अलगनी होती है कि जिस पर हम कपड़े सुखाते हैं, अलगनी उसको कहते हैं। कि उस पर एक मैली सी धोती टंगी हुई थी, साड़ी टंगी थी, जिस पर कई पैबंद लगे थे। पैबंद क्या होते हैं कि जैसे होते ना मारवाड़ी में काली लगाना, तो पैबंद जहाँ से फट गई है उसका दूसरा कपड़ा लगाकर है वो सिलाई करना, उसे पैबंद लगाना कहते हैं। तो साड़ी एक टंगी हुई है, वो भी कैसी मैली सी फटी हुई सी, कई पैबंद उस पर लगे हुए हैं। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं है। बाहर की कोठरी में मुंशी जी उनके मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे हैं। बाहर की जो कोठरी थी उसमें मुंशी जी है उल्टा होकर सो रहे थे, बड़ी निश्चिंतता के साथ सो रहे थे। और जैसे 1.5 महीने पूर्व अंतिम पंक्तियां जिसमें पूरा सार निकल कर आता है कहानी का, सुनिए। 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलर से उनकी छंटनी न हुई हो, वो शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना, यानी निश्चितता से इस प्रकार सोए हुए थे मानो 1.5 महीने पहले जिस विभाग में वो कार्य करते थे, यानी कि मकान किराया नियंत्रण विभाग, मकान किराया नियंत्रण विभाग में वो कार्य करते 1.5 महीने पहले उस विभाग में छंटनी की जाती है। और उस छंटनी के दौरान इनकी भी छंटनी हो जाती है, उस काम से, उस पद से, उस विभाग से घर पर आ जाते हैं, नौकरी छूट जाती है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से निश्चित होकर सो रहे थे मानो 1.5 वर्ष पूर्व है उनकी छंटनी ही नहीं हुई हो। वो शाम को तो उनको नए काम की तलाश में नहीं जाना हो, हर रोज है वो शाम को निकलते थे नए काम की तलाश में। यानी कि अब देखो परिवार में 3 लड़के, एक सिद्धेश्वरी खुद हो गई, एक मुंशी जी खुद हो गए, 5 हो गए। तो 5 सदस्यों का बिना कोई नौकरी के वो किस तरह से घर का गुजारा है वो चल सकता था, ये हमें इस कहानी से पता चलता है। जो मुंशी जी एक मकान किराया नियंत्रण विभाग में कार्यरत थे, 1.5 महीने छंटनी के दौरान है उनकी नौकरी छूट जाती है। और उसी कारण से पहले से तो विपन्न थे, एक व्यक्ति कमाने वाला हो, 4-5 लोग खाने वाले हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस महंगाई के जमाने में। और रही सही में वो नौकरी भी अगर छूट जाए तो फिर तो कहने ही क्या, ऐसी स्थिति आ जाती है ना। सिद्धेश्वरी के परिवार की जैसी स्थिति है वो आ जाती है। तो वही इनके साथ हुआ था, एक नौकरी थी वो भी छूट गई थी, हर रोज शाम को काम की तलाश में है वो जाते थे। इस तरह से ये कहानी है वो पूरी होती है। बड़े ही सुंदर कहानी, मन को छूने वाली कहानी थी। अब हम इसके प्रश्नोत्तर का अध्ययन हम कर लेते हैं। सिद्धेश्वरी ने अपने बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बड़ा बेटा है उसे कोई चिंता हो, अपने छोटे भाई को लेकर कोई चिंता हो कि उसका छोटा भाई वो काम की तलाश में जाता है, इम्तिहान भी दे रहा है लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसलिए और वो उसके अपने बड़े बेटे के सामने अपने छोटे बेटे की है वो इज्जत भी खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो झूठ बोलते थे कि वो तो पढ़ने के लिए गया है। कहानी में सबसे
जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण से वर्णन कीजिए। जीवंत पात्र है सिद्धेश्वरी, जो देखिए अभाव में भी कितनी गरीबी विपन्नता है, अभाव में भी किस तरह से अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती है। और भले ही रोटी, उसे पता है कि रोटी इतनी पर्याप्त नहीं है, फिर भी हर अपने बड़े पुत्र को, मंझले पुत्र को, अपने पति को खाना खिलाते समय ये जरूर प्रयास करते हैं कि एक रोटी और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए। उसे पता है कि पात्र, जो रोटी का पात्र है उसमें रोटियां कम है, फिर भी है वो ऐसा आग्रह है वो करती है। और किस प्रकार से अभाव में भी अपने आप को जीवित है वो रखने का प्रयास करती है, उस अभाव को प्रकट नहीं होने देती है अपने पुत्रों पर, अपने पति पर, कि कहीं उनकी चिंता है वो बढ़ न जाए। कहानी को प्रसंगों को लेके जिसमें गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो। पहला प्रसंग तो वही आता है प्रमोद का, टूटी सी खटिया पर है वो सो रहा है, हाथ पैर उसके बिल्कुल सूखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो उसे कोई बहुत बड़ा रोग हो गया हो, मुंह पर मक्खियां बन बना रही, बिल्कुल नंग धड़ंग कपड़े नहीं है उसके तन पर, है ना, एक कपड़ा ओढ़कर सोने तक के लिए नहीं है, हाथ पैर बिल्कुल दुबले कमजोर हो गए हैं, बासी ककड़ी के भांति हो गए हैं, हड्डियां हैं वो एकदम ऐसे मानो चमड़ी से है वो संघर्ष करके बाहर निकलने का प्रयास है वो कर रही हो। तो ऐसे विपन्नता आता है। दूसरा है कि वो जब दूसरा इसका आता है प्रसंग कि देखते हैं कि उसकी जो साड़ी, सिद्धेश्वरी की साड़ी है वो टंगी हुई है, मैली कुचेली सी है ना, उस पर कई सारे पैबंद लगे हुए हैं। और विपन्नता को दर्शाने वाला मुंशी जी है, उनका भी जो चेहरा है, चमड़ी है वो लटकी हुई है, बनियान है वो तार तार हो गई है, फटी हुई सी धोती उन्होंने पहन रखी है, लुंगी पहन रखी है। इस तरह से सिद्धेश्वरी के एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना, परिवार को जोड़ने की अनथक प्रयास था, इस संबंध में अपने विचार लिखे। सिद्धेश्वरी है मतलब झूठ बोलती है, बड़े इस लड़के के सामने, छोटे के लिए झूठ बोलती है, पिता के सामने दोनों बच्चों के लिए झूठ बोलती है, बड़े होशियार हैं, ये है वो है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जल्दी नौकरी लग जाएगी, इस तरह से दिलासा देती है। तो अपने परिवार को जोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन कितने सत्य है वो एक न एक दिन उजागर होता है, सामने आएगा, तब जो परिवार को जोड़ने का वो प्रयास कर रही थी, लगातार प्रयास कर रही थी, क्या वो सफल हो पाएगा? तो इसके विषय में सोचने की आवश्यकता है। अमरकांत आम बोलचाल कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो आम बोलचाल में ही है पूरी भाषा, बड़का आया कि नहीं आया, है ना, छुटका आया कि नहीं आया, मंझला कहाँ गया है, मंझला क्या कर रहा है, प्रमोद को तुम कम समझती हो, बड़ा होशियार है, नटखट है। तो इसमें आम बोलचाल की भाषा में है वो पूरी कहानी उभर कर सामने आती है। रामचंद्र मोहन मुंशी जी खाते समय रोटी लेने के लिए बहाने करते हैं, उनमें उनकी कैसी व्यवस्था है? सभी जानते हैं कि घर में कितनी रोटियां उपलब्ध होगी, कितनी रोटियां पर्याप्त मात्रा में होगी, इसलिए बार बार आग्रह करने पर भी वो कि अन्य सदस्यों के लिए रोटी बचेंगी कि नहीं बचेंगी, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो अपना आधा पेट ही भरते हैं, 2 रोटियां खाकर ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और तीसरी रोटी के लिए वो बहाने करने लगते हैं कि मेरा तो पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यही छोड़ने वाला था, ये था वो था, इस तरह की बहानेबाजी है वो करते हैं। सिद्धेश्वरी की जगह अगर आप होते तो क्या करते? हम भी यही करते, परिवार को जोड़ने का प्रयास करते, या कुछ ऐसी सच्ची बातों पर है वो एक दूसरे के सामने लाने का प्रयास करते हैं ताकि सभी मिलकर है उस समस्या का समाधान है वो खोज पाते। ऐसा नहीं है कि बड़के के सामने कुछ और बोल दिया, छुटके के सामने कुछ और बोल दिया, मंझले के सामने और, पति के सामने कुछ और। तो इस तरह से एक जो निर्भरता है वो एक दूसरे के सदस्य पर बनी रहती है। तो इसे आगे बढ़ने के जो प्रयास वो करते हैं तो उसमें कुछ धीमापन है वो आ जाता है। वही बातें अगर सामूहिक रूप से सबके सामने बैठ कर की जाती तो शायद कुछ समस्या का कुछ एक हल निकल कर है वो सामने आता और सभी एक अपनी घर की स्थिति को उसे अच्छी तरह से जान पाते और एक समस्या का हल है, उसकी गरीबी का हल है वो निकल पाता। रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, बड़ा जिम्मेदारी का काम है। रसोई जो बनाते हैं, करते हैं, घर अपने परिवार के सदस्यों को परोसते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, कोई है वो किस प्रकार का खाना लेना चाहता है, कोई अधिक तेल मसाले वाला लेना चाहता है, कोई कम तेल मसाले का लेना वाला चाहता है। तो सबकी भिन्न राय होती है, तो उन सबको किस तरह से है वो समाहित करके और किस तरह सबकी रुचियों का ध्यान रखते हुए है वो खाना है वो बनाया जाता है। और किस तरह से आप देखिए जब जहाँ अभाव नहीं होता तो बड़ी आराम से आप सभी को बड़ी तल्लीनता के साथ है वो खाना खिलाया जा सकता है, लेकिन अभाव की स्थिति में जहाँ रोटियाँ बिल्कुल गिनी चुनी हो तो इस समय घर की जिम्मेदारी है वो बड़ी, रसोई की जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ जाती है कि किस प्रकार से किसको है वो संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये एक रसोई का कार्य संभालना भी क्या है एक बहुत बड़ी
जिम्मेदारी का कार्य है। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ सोच सकते हो से भारी कैसे है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। सिद्धेश्वरी थी जो झूठ बोल रही थी, वो अपने बड़े लड़के के सामने अपने मंझले भाई की प्रशंसा करती है, उसे बार बार कहती है कि वो तो पढ़ने में बड़ा अच्छा है, इम्तिहान भी वो दे रहा है, ऐसे वैसे तो बहुत सारी बातें हैं वो करती है। इस प्रकार से सिद्धेश्वरी थी जो अनेक झूठ बोलती है, अपने पति के सामने अपने बच्चों के लिए है वो झूठ बोलती है। और उनके क्या उद्देश्य होता है कि जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में कोई है वो तनाव नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भावनाओं को लेकर है वो खींचातानी नहीं हो, इसलिए वो बार बार झूठ बोलकर है सभी को एक रखने का प्रयास है वो करती है। तो उससे एक झूठ है वो सौ सत्यों पर भारी पड़ता है। अगर यही बात है वो सच बोल दी जाए तो परिवार है वैसे ही उनमें विपन्नता है, गरीबी है और वो टूटकर बिखर सकता था, तो इसलिए उसका झूठ बोलना है वो सौ सत्यों पर भी भारी है वो पड़ता है कि कम से कम वो ऐसी गरीब ऐसी असहाय की स्थिति में भी अपने परिवार को जोड़कर तो रख रही है, अपने परिवार को एक करके तो रख रही है, तो इसलिए उसका झूठ बोलना है वो सौ सत्यों पर भी भारी पड़ता है। वह मतवाली की तरह और गगरे से लोटा पर पानी लेकर चढ़ा गई, बड़ी बेपरवाही से उठती है और पानी लेकर पी जाती है अपनी भूख को शांत करने के लिए। खाना तो जब बनेगा पहले अपने बच्चों को खिलाएगी, फिर पति को खिलाएगी, उसके बाद में बचेगा तो उसके हिस्से में आएगा। तो अपनी भूख को है वो अपना जो अपनी उसकी बेचैनी हो रही थी, उसके मन में जो बेचैनीता की भाव और व्याकुलता हो रही, व्यग्रता जो बढ़ रही थी, उसे वो पानी के माध्यम से शांत करने का प्रयास करती है। यह जब उसने मंजिल लड़की को इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की इसका सस्पेंस की थी, तो वो कहती है जब अपने मंजिल लड़की से बात कर रही होती है कि भाई तुमने कोई एग्जाम दिया कि नहीं, तुम कहाँ गए थे, तो वो कहता है कि मैं यही था। तो वो उसको इस तरह से देखते हैं कि यहाँ तो हम थे भाई, आप कहाँ थे, है ना। तो ऐसे देखिए मानो उसने कोई चोरी की हो, तो उसके देखने का आशय था कि तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, इसलिए वो उसको इसलिए चोरी जैसी नजरों से वो देखती है। अपना अध्याय है वो दोपहर का भोजन पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। आप वीडियो देख लेते हो समझ में आ जाता है तो इसके सारे प्रश्न आप आसानी से वो कर सकते हैं। अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए